बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, कुछ ऐसे पैरामीटर्स पर जिनका हम जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्रोमेटोग्राफी को समझना चाहते हैं, अगर हम HPLC और GC को समझना चाहते हैं, तो हमें इन पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। इनको समझे बगैर हम HPLC, GC और क्रोमेटोग्राफी को नहीं समझ सकते। बुनियाद पे जैसे कि मैंने काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन से ही HPLC की या GC की या मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद रखी गई है। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन ही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद रखी गई। जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होती है ये हमारे पास पार्टीशन होती है बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। मतलब हमारा जो भी सॉल्यूट है वो अपने आप को स्टेशनरी और मोबाइल फेज के दरमियान पार्टीशन करता है। तो पार्टीशन करते हुए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स को फॉलो हो रहे होते हैं और वो डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं और हमें किस पैरामीटर को किस तरीके से देखना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारा रिटेंशन टाइम क्या है, हमारा रिटेंशन वॉल्यूम क्या है, हमारा फ्लो रेट क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अगर हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपरली क्रोमेटोग्राफी को समझना चाहें तो। रिटेंशन टाइम क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिटेंशन टाइम मतलब कोई चीज कहीं पर कितनी देर रिटेन करती है, सस्टेन करती है, रुकती है। तो रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जितनी देर सॉल्यूट हमारा कॉलम से बाहर आने में लेता है, वो उसका रिटेंशन टाइम कहलाता है। रिटेंशन टाइम को हम TR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा रिटेंशन टाइम है वो हमारे पास किसी भी कंपाउंड का फिक्स नहीं होता। रिटेंशन टाइम जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रिटेंशन टाइम के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। हम अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस होता है अवन से कॉलम के दरमियान। तो इसी तरह हमारे पास कॉलम के अंदर कॉलम की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉलम के डिफरेंट पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिटेंशन टाइम डिपेंड कर रहा होता है बहुत सारे पैरामीटर्स पर, और ये हमारे कॉलम के अंदर से सॉल्यूट के बाहर आने तक जो टाइम यूज हो रहा होता है वो उसका रिटेंशन टाइम है। लाइकवाइज जो चीज जितना टाइम लेगी डेफिनेटली उतना ही सॉल्वेंट भी कंज्यूम करेगी, उतना ही मोबाइल फेज उसका यूज होगा। तो जितना मोबाइल फेज है, जितना सॉल्वेंट वो यूज करेगी, वो रिटेंशन वॉल्यूम कहलाता है। सॉल्यूट कॉलम से बाहर आने के लिए जितना वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं, जितना सॉल्वेंट कंज्यूम करते हैं, जितना मोबाइल फेज उसके ऊपर यूज हो रहा होता है, वो हमारा रिटेंशन वॉल्यूम कहलाता है। तो अगर रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा तो डेफिनेटली रिटेंशन वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई चीज कॉलम में ज्यादा देर रिटेन करेगी तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें मोबाइल फेज भी उतना ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो जितना ज्यादा रिटेंशन टाइम होता है उतना ज्यादा रिटेंशन वॉल्यूम भी होता है। और हर एक का जिस तरह रिटेंशन टाइम फिक्स नहीं होता है, इसी तरह रिटेंशन वॉल्यूम भी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रहा होता है। हम किस तरह का सिस्टम यूज कर रहे हैं उस पर वेरी कर रहा होता है। हमारा स्टेशनरी फेज क्या है, हमारा मोबाइल फेज क्या है, इन सब बातों पर हमारा रिटेंशन टाइम वेरी बेस कर रहा होता है। तो रिटेंशन वॉल्यूम भी उसी तरीके से हमारा बेस कर रहा होता है। जितना ज्यादा रिटेंशन टाइम उतना ज्यादा रिटेंशन वॉल्यूम। फ्लो रेट हमारा बहने की सलाहियत, कितनी देर में कोई चीज किस तरह बह रही है। तो जितनी रेट से हमारा मोबाइल फेज रन हो रहा होता है, मोबाइल फेज चल रहा होता है, मोबाइल फेज निकल रहा होता है, ये हमारा फ्लो रेट कहलाता है। लेट सपोज अगर मैं ये सेट कर दूं कि 1 मिनट के अंदर मेरे 5 ml तक सॉल्वेंट पास होना चाहिए, तो इसका मतलब मैंने अपनी फ्लो रेट सेट किया हुआ है। अगर 10 ml सेट कर रही हूँ तो मैं ज्यादा फ्लो रेट सेट कर रही हूँ। तो ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कितना फ्लो रेट लेना चाहते हैं, हमें किस तरह की रेजोल्यूशन के साथ हमें काम करना है। तो फ्लो रेट वेरी करता है और वो हमारे हाथ में होता है। अगर हमारे पास रेजोल्यूशन नोन हो, हमें रिटेंशन वॉल्यूम पता हो, तो हम फ्लो रेट पता कर सकते हैं कि हमारा कितने फ्लो रेट पर काम हुआ था, या वाइस वर्सा दो चीजें पता हो तो हम तीसरी पता कर सकते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप एक पाइप लें, पानी का पाइप, तो वो पानी का पाइप एक जगह से दूसरी जगह भरने में जितना टाइम यूज करेगा ना, वो आपका डेड टाइम होगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम में आपका पानी पाइप के अक्रॉस नहीं पहुंचा होगा। आपका जो पानी है वो आप पौधों को देने के इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो वो पाइप ही भर रहा है। जितनी देर पाइप भरने में टाइम लेता है वो आपका डेड टाइम कहलाता है। सिमिलर इज द केस, जितनी देर आपका कॉलम पूरा का पूरा भरने में टाइम यूज करेगा, सॉल्वेंट पूरा का पूरा, मोबाइल फेस पूरा का पूरा कॉलम में जितनी देर में भरेगा वो आपका डेड टाइम होगा। उसके बाद जब आपका सॉल्यूट बाहर आएगा तो वो फिर रिटेंशन टाइम होता है। इसका जो आपस में बहुत वो है, वो आप कमिंग लेक्चर्स में
टाइम के बाद डेड वॉल्यूम क्या होता है? जितना वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट हमारे पास या मोबाइल फेज हमारे पास कॉलम को भरने में इस्तेमाल होता है, वो हमारा डेड वॉल्यूम कहलाता है। जितना डेड टाइम उतना डेड वॉल्यूम, जितना डेड वॉल्यूम उतना डेड टाइम। तो ये हमारा सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि हमारा कॉलम जितनी देर ले रहा हो, हमारे कॉलम से सॉल्यूट के हमारे कॉलम से मोबाइल भरने में जितना टाइम लेता है वो डेड टाइम कहलाता है, और जितना वॉल्यूम वो यूज कर रहा होता है उस कॉलम को पूरा भरने में, वो डेड वॉल्यूम कहलाता है। तो ये जो डेड टाइम है और डेड वॉल्यूम है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम की भरने का टाइम, कॉलम के भरने के लिए वॉल्यूम यूज होना, ये हमारा डेड टाइम और डेड वॉल्यूम कहलाता है। तो जितनी देर में हमारा जो मोबाइल फेज है वो एक कॉलम की साइड से दूसरे कॉलम की साइड तक फ्लो करता है, वो हमारा डेड टाइम कहलाता है। और जितना वॉल्यूम वो यूज कर रहा होता है, जितना मोबाइल फेज वो यूज कर रहा होता है, उसका डेड वॉल्यूम कहलाता है। डेड टाइम और डेड वॉल्यूम जो है वो भी आपस में बिल्कुल रिलेट करते हैं, और वो फ्लो रेट के साथ वो भी रिलेट करते हैं, एग्जैक्टली जिस तरह हमारा रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम रिलेट कर रहा था। एब्सोल्यूट रिटेंशन टाइम्स होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो फिर हमें रिलेटिव रिटेंशन जो होती है उसकी डिपेंडेंसी कम होती है बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम रिलेटिव रिटेंशन के टर्म को यूज कर रहे हों और रिलेटिव रिटेंशन से काम ले रहे हों, तो हम आसानी से अपनी एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइम को और अपने स्टैंडर्ड सैंपल और अननोन के सैंपल के जरिए, और हम रिलेटिव रिटेंशन और रिटेंशन इंडेक्सेस के जरिए हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो रिलेटिव रिटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स पर डिपेंड कर रही होती है। बाकी बहुत सारे जो पैरामीटर, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे की टर्म्स होती हैं और ये आपस में आसानी से कैंसिल आउट हो रही होती हैं। तो इसलिए हमें इस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट दे देता है जब हम नॉर्मल टर्म्स को कैंसिल कर रहे होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका रेफरेंस और आपका जिसको आप पीक ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, अगर उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फिर एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस ऐसे कंडीशंस में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई मतलब प्रॉपरली समझ सकें। और ये जो हमारे पास रिलेशन होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ, इसको डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।